आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो बाल विकास के महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों पर रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन, विकास केवल बाल अवस्था के दौरान होता है। दूसरा, विकास एक आयामी और जीवन नियंत्रण चलने वाली प्रक्रिया। तीसरा, विकास की दर सभी बच्चों में एक समान होती है। चौथा, विकास केवल आनुवंशिकता पर निर्धारित होता है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, विकास एक आयामी और जीवन भर निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। कैसे? देखो, 10 व्यक्ति में बुद्धि का स्तर भी अलग होगा, योग्यता का स्तर भी अलग होगा, उनके सोचने की शक्ति का भी स्तर अलग होगा, तार्किकता का भी स्तर अलग होगा, उनकी हाइट अलग होगी, उनके जीन अलग होंगे। तो विकास उनमें अलग अलग होगा, कोई जल्दी सीखेगा, कोई देर से सीखेगा। जैसे 10 बच्चों का उदाहरण लेते हैं हम, जैसे 10 बच्चे क्लास में, तो किसी का बुद्धि का स्तर बहुत अच्छा है, किसी का कम, किसी का उससे कम। योग्यता भी इसी टाइप निर्धारित होती है। इसलिए विकास जो है वो बहुआयामी और जीवन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, मतलब विकास जो है वो गर्भ से शुरू होती है और ये मृत्यु तक चलती है। विकास एक बहुआयामी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। स्पष्टीकरण, विकास गर्भाधान से लेकर जीवन भर चलती है, उसका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक पहलू में शामिल होती है। प्रश्न क्रमांक दूसरा, जीन पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में अमूर्त चिंतन तथा तर्क संगत विचार करता? पहला, संवेदनात्मक अवस्था 0 से 2 वर्ष। दूसरा, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। तीसरा, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। और चौथा, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था 11 से अधिक वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था यानी 11 से अधिक। औपचारिक सकारात्मक अवस्था में, इस अवस्था में बच्चा काल्पनिक, अमूर्त समस्या पर तार्किक चिंतन सक्षम हो जाता है। जीन पियाजे को संज्ञानात्मक विकास का जनक कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक तीसरा, लेव वायोस्की के अनुसार सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक विकास की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? पहला ऑप्शन, भाषा और सामाजिक अंतःक्रिया। दूसरा, पुरस्कार और दंड। तीसरा, केवल आनुवंशिकता। और चौथा, निष्क्रिय अनुकरण। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, भाषा और सामाजिक अंतःक्रिया, यानी कि जो बच्चा है वो अपने समाज से सीखता है क्रिया करके, और उसी प्रकार की भाषा सीखेगा, उसी प्रकार के संस्कार सीखेगा, यानी कि जो भी उसमें ज्ञान का भंडार होगा वो भाषा और सामाजिक अंतःक्रिया से होगा। ये लेव वायोस्की साहब ने बताया है। प्रश्न क्रमांक चौथा, समीपस्थ विकास का क्षेत्र जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जीपीडी की अवधारणा किसने दी? पहला, जीन पियाजे। दूसरा, बीएफ स्किनर। तीसरा, लेव वायोस्की। और चौथा, लॉरेंस कोहलरबर्ग। तो समीपस्थ विकास का सिद्धांत जो दिया था वो लेव वायोस्की ने दिया था। इन्होंने सामाजिक और संस्कृति विकास का सिद्धांत दिया है। लेव वायोस्की ने 2 शब्द दिए, जीपीडी यानी जोन प्रॉक्सिमल ऑफ डेवलपमेंट, वह अंतर जो बालक स्वयं कर सकता है और जो किसी अन्य वायस समकुच के मतलब इसके फोल्डिंग से कर सकता है, यानी कि 2 शब्द, जीपीडी और इसके फोल्डिंग। अब इन दोनों का अंतर देखते हैं। तो जीपीडी जो है वो दिया था लेव वायोस्की ने दिया था। जीपीडी जो होता है जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और इसके फोल्डिंग। अब जीपीडी वह प्रक्रिया होता है जिसमें बालक अपना स्वयं का काम कर सकता है, शिक्षक, माता पिता और दोस्तों की मदद नहीं लेता, उसको बोलते हैं जीपीडी, यानी कि बालक। और इसके फोल्डिंग वह शब्द वाली है लेव वायोस्की के अनुसार जिसमें बच्चा अस्थायी रूप से सहायता लेता है माता पिता की, दोस्तों की, बहन की, शिक्षक की। जैसे टीचर ने होमवर्क दिया तो वो घर पे मदद लेगा, तो इसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। प्रश्न क्रमांक 5वां, समावेशी शिक्षा ने इंक्लूसिव एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य केवल विशेष बच्चों को अलग स्कूल पढ़ाना। दूसरा, सभी बच्चों को चाहे उनकी क्षमता कुछ भी हो एक मुख्यधारा विद्यालय में शिक्षा देना। तीसरा, केवल प्रतिभाशाली बच्चों को शिक्षा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में अलग बिठाना। तो समावेशी जो शिक्षा है इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी सभी बच्चों को चाहे उनकी क्षमता कुछ भी हो एक ही मुख्य धारा में शिक्षा देना। समावेशी शिक्षा में मतलब ये होता है कि सभी बच्चों को एक साथ लेकर चलना, एक मुख्य धारा में चलना। प्रश्न क्रमांक 6,
डिसलेक्सिया किससे संबंधित एक अधिगम आसक्तता है? पहला गणितीय गणना में समस्या, दूसरा पठन विकार पढ़ने में समस्या, तीसरा लिखने में असमर्थता, चौथा शारीरिक समन्वय में कमी। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, पठन विकार पढ़ने में कठिनाई। यानी कि जो अपन जैसा लक्ष्य साबुन लाते तो उसमें पढ़ते हैं डिसलेक्सिया, तो इसे अपन इसको याद कर सकते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 7वां देखते हैं अपन। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत यानी टू फैक्टर थ्योरी इंटेलिजेंसी किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे? पहला हार्वर्ड गार्डनर, दूसरा अल्फ्रेड बिने, तीसरा चार्ल्स स्पेरमैन और चौथा एडवर्ड थर्नडाइक। तो देखो, जो बुद्धि रहती है वो किस में रहती है? मेन में रहती है। तो चार्ल्स स्पेरमैन ने इसका सिद्धांत दिया। तो हम बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत को ऐसे याद कर सकते कि जो बुद्धि पाई जाती है वो किसमें पाई जाती है भैया? मेन में, और मेन का मतलब होता है आदमी। और चार्ल्स स्पेरमैन ऐसे अपन याद कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आएगा, चार्ल्स स्पेरमैन ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया है। इन्होंने बुद्धि के 2 कारक बताए, सामान्य जी कारक और विशिष्ट। प्रश्न क्रमांक 8वां। लॉरेंस कोहलरबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखीकरण किस स्तर का स्तर है? पहला पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा परंपरा स्तर, तीसरा उत्तर परंपरा, चौथा स्वायत्त नैतिक स्तर। इसका जो राइट आंसर आएगा पारंपरिक स्तर में अच्छा लड़का और अच्छी लड़की की। प्रश्न क्रमांक 9, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत ट्रायल एंड एरर थ्योरी लर्निंग किसने दिया? एवन फॉलो, दूसरा एडवर्ड थर्नडाइक, तीसरा B.F. स्किनर, चौथा वुल्फगैंग एंड कोहलर। तो इसका जो राइट आंसर आएगा, एडवर्ड थर्नडाइक साहब ने ट्रायल एंड प्रयास का सिद्धांत दिया। इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया है। इन्हें शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 10वां, एक बाल केंद्रित कक्षा में यानी चाइल्ड सेंटर क्लासरूम में शिक्षिका की भूमिका क्या होती है? केवल पाठ्य पुस्तक ज्ञान का एकमात्र स्रोत, दूसरा बच्चों के सक्रिय सहभागिता अनुभव को प्राथमिकता, तीसरा केवल परीक्षा में अंक को अधिक जोड़ लेना, और चौथा कक्षा में केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करना। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि एक बाल केंद्रित शिक्षा में जो शिक्षिका रहती है, शिक्षक रहता है, उसका जो मेन फोकस रहता है वो ओनली बालक पर रहता है, यानी कि बाल केंद्रित, यानी कि विद्यार्थी केंद्रित। यानी कि जो बच्चा जो भी सक्रिय सहभागिता रहता है उसी के आधार पर हम बच्चों को पढ़ाई कराते हैं। मतलब बच्चों को वातावरण से जोड़कर, उनके अनुभव से, उनकी मातृभाषा को उपयोग करके, और उनको अनुभव को सर्वप्रथम प्राथमिकता देते हैं। जो भी उत्तर बताते हैं उसको ही हम सही मानते हैं। इसको बोलते हैं बाल केंद्रित कक्षा, और NEP 2020 से लिया गया है। प्रश्न क्रमांक 11वां, बायोगोस्ट के अनुसार बच्चों को सीखने में पहाड़ या ढांचा, इसके फोल्डिंग का अर्थ क्या है? बच्चों को पूरी तरीके से काम खुद करना, दूसरा आवश्यकता पड़ने पर वयस्क द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता, तीसरा परीक्षा के लिए उत्तर हटवाना, चौथा बच्चों को बिना किसी मदद के छोड़ना। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि आवश्यकता पड़ने पर वयस्क द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता को बोलते हैं इसके फोल्डिंग से का जो शब्द वाली वो बायोगोस्ट की ने दी है। और इन्होंने दूसरा शब्द एक और भी दिया है, जीपीडी, यानी कि जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जीपीडी का मतलब ये होता है कि वह विद्यार्थी जो अपना काम स्वयं कर लेता है, टीचरों की, माता पिता की या फिर दोस्तों की मदद नहीं लेता, उसको बोलते हैं जीपीडी। और इसके फोल्डिंग यानी कि जो विद्यार्थी अपना काम स्वयं नहीं कर पाता, कुछ मदद लेता है टीचरों से, शिक्षकों से, अपने साथियों से, माता पिता से, भाई बहन से, उसके बोलते हैं इसके फोल्डिंग। और ये लेव उसके सामने दिया है। आवश्यकता पड़ने पर को अस्थायी सहायता, जब बच्चा की समस्या को हल करते समय अटकता है तो शिक्षक वयस्क संकेत, इशारे, हिट ही पार्ट या फिर इसके फोल्डिंग कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 12वां, डिसकैलकुलिया मुख्य रूप से किस प्रकार की कठिनाई? पढ़ने में कठिनाई, दूसरा गणितीय गणना करने में कठिनाई, चौथा लिखने में कठिनाई, तीसरा चौथा सुनने में कठिनाई। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, गणितीय गणना। अब याद कैसे करें भैया? डिसकैलकुलिया। अब भैया आपको पता है जो हम गणित का हिसाब करते हो किस में करते हैं बच्चों? कैलकुलेटर में। किस में करते हैं? कैलकुलेटर में करते हैं। अब कैसे क्या है बच्चों?
कैलकुलेटर्स यानी कि डिसकैलकुलेटर से संबंधित बीमारी, गणित संबंधित बीमारी बच्चों। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार भावबुद्धि सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्ति दूसरे की भावना, इरादों और मनोदशा से ढंग से समझ सकता, कौन सी बुद्धि? अंतर व्यक्तिगत बुद्धि यानी कि इंटरपर्सनल, दूसरा अंतर व्यक्तिगत बुद्धि, तीसरा स्थानिक बुद्धि और चौथा भाषाई बुद्धि। तो इसका जो राइट आंसर आएगा हार्वर्ड गार्डनर साहब के अनुसार इसका राइट आंसर आएगा अंतरा व्यक्तिगत बुद्धि, यानी कि ये अंतर कर लेते हैं मतलब व्यक्ति की बुद्धि में कि क्या सोच रहा है, इसके इरादे क्या है। और चलो इस पर बात करते पहले ऑप्शन पे, अंतर व्यक्तिगत बुद्धि यानी कि ऐसा व्यक्ति जो स्वयं ही अपने अंदर मतलब खुद से ही सोचता रहता है और खुद को ही सर्वश्रेष्ठ समझता, वो अंतर व्यक्तिगत बुद्धि। और तीसरा स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि वह बुद्धि होती है जब हम किसी स्थान पर जाते हैं तो उसकी चीज़ों को याद रखते हैं, उसको बोलते हैं स्थानिक बुद्धि। चौथा भाषाई आधार पर बुद्धि। भाषाई आधार पर मतलब ये होता है कि अपने को एक से अधिक भाषा को जो ज्ञान होता है वो भाषाई बुद्धि कहलाता है। अंतर दूसरों की भावना को समझना होता है, जो स्वयं के भाव को समझ लेना अंतर व्यक्ति कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 14, प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के रूप जनक किसको जाना जाता है? जॉन डेवी, दूसरा B.F. स्किनर, तीसरा जीन पियाजे और चौथा अल्फ्रेड बिनी। जॉन डेवी यानी कि जॉन डेवी साहब को ही माना जाता है प्रगतिशील शिक्षा का जनक, और इन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया। जॉन डेवी इन्होंने कर कहने के सिद्धांत और बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया है। प्रश्न क्रमांक 15, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समाजीकरण का मुख्य कारक है? पहला विद्यालय, दूसरा परिवार, तीसरा मीडिया और चौथा सरकार। तो इसका जो राइट आंसर आएगा परिवार जो होता है वो प्राथमिक समाजीकरण का पहला वो रहता है स्पष्टीकरण। बच्चों का सबसे पहला परिवार संपर्क में आता है, इसलिए परिवार समाज की प्रथम एजेंसी होती है, विद्यालय मीडिया द्वितीय एजेंसी होती है। प्रश्न क्रमांक 16, समीपस्थ दूरमुखी सिद्धांत प्रोडेक्स्टल सिद्धांत। सिर से पैर की ओर, दूसरा केंद्र से परिधि विकास की ओर, तीसरा पैर से सिर की ओर, चौथा केवल भारी। तो इसका जो राइट आंसर आएगा केंद्र से बाहर की ओर, यानी कि जैसे मान लो यहाँ केंद्र बना, इस केंद्र से बाहर की ओर जो विकास होगा उसको बोलते हैं समीप और दूरमुख सिद्धांत, प्रोडेक्टिमल सिद्धांत। प्रश्न क्रमांक 17, स्किनर की क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में सीखने का मुख्य आधार क्या है? उत्तेजक, दूसरा पुनर्बलन, तीसरा अनुकरण और चौथा अंतर्दृष्टि। तो इसका जो राइट आंसर आएगा पुनर्बलन, यानी कि जैसे मान लो किसी विद्यार्थी ने अपना होमवर्क कर लिया तो टीचर ने उसको गुड दिया या फिर शाबाश किया या फिर वेरी गुड कहा या फिर कुछ चॉकलेट देती और उसको प्रेरणा दी, यही कहलाता है पुनर्बलन, और वो वापस अपने काम को और अच्छी तरीके से करेगा। ये स्किनर साहब ने दिया है थ्योरी, तो इसको हम क्लास में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पुनर्बलन, पुनर्देने की प्रतिक्रिया संभावना बढ़ जाती है। अधिगम का सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत, इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग किसने दिया? पहला ठंडाक, दूसरा गेस्टाल्टवाद, कोलर, कोफा और वर्दीमर, तीसरा पाउल और चौथा स्किनर। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा गेस्टाल्टवादी ने दिया है अधिगम सूझ अंतर्दृष्टि सिद्धांत, जिसमें कोहलर और कोफा और वर्दीमर प्रमुख है। गेस्टाल्टवादी, कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपांजी बंदर पर प्रयोग कर ये सिद्ध कर दिया। विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है? केवल आनुवंशिकता का, दूसरा केवल पर्यावरण का, तीसरा आनुवंशिक तो पर्यावरण की अंतःक्रिया और ना तो आनुवंशिक। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, आनुवंशिक और पर्यावरण की अंतःक्रिया विकास परिवर्तन होता है। प्रश्न क्रमांक 20 और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, सृजनात्मकता क्रिएटिविटी किसकी पहचान का मुख्य लक्षण है? पहला कम समझ या अबोधात्मक, दूसरा अपसारी चिंतन, तीसरा अतिसंग्रह और एक विचार वाला। तो इसका जो राइट आंसर आएगा अपसारी चिंतन। सृजनात्मक का मतलब ये होता है कि जैसे तीन व्यक्ति अब कोई सा सवाल दे, जैसे उदाहरण के लिए मतलब तीन व्यक्ति और अलग अलग प्रकार से सोचते हैं, इसको भी बोलते हैं सृजनात्मकता। कैसे? जैसे मान लो मैंने बोला कि 5 प्राकृतिक संख्याओं को लिखिए, तो किसी ने बताया 1 2 3 4 5, किसी ने बता दिया 8 10 11 15 16 और किसी ने बता दिया 20 27, इस टाइप से।
मैंने बोला बताओ आकाश में क्या दिखता है, तो 3 व्यक्ति अलग अलग टाइप से रिएक्शन देंगे, उसको बोलते हैं सृजनात्मकता, यानी कि अपसारी चिंतन। जैसे मैंने बोला कि किन संख्या का योग 25 होता है, तो किन 3 संख्याओं का योग 25 होता है, फिर किन 2 संख्याओं का योग 25 होता है, तो अलग अलग प्रकार के उत्तर देना कहलाता है सृजनात्मकता। उसको बोलते हैं अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन, एक ही समस्या पर कई अलग प्रकार की मौलिक सोचना सृजनात्मकता कहलाता है। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अपनी माँ के लिए, अपने खुद के सपने के लिए, ताकि इसी प्रकार के वीडियो भी आपके लिए आगे बनते रहे। थैंक्स फॉर माय वीडियो। धन्यवाद।